गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? तो आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी का। क्या नाम है इसका? फसलों के त्योहार। ठीक है, इस लेसन बहुत अच्छा लेसन है, इसको स्टार्ट करते हैं हम। चलिए पढ़ते हैं इसे हम। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ कांपते हुए गुजर जाता है। बोरसी क्या होती है? अंगीठी टाइप का होता है, ठीक है, इसमें आग जलाते हैं, उससे कहते हैं। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो सर्दी है इस बार इतनी लंबी हो गई है कि अभी तक सूरज ही नहीं दिखाई दिया। सूरज नहीं दिखाई दिया, इसका क्या मतलब है? जैसे आप सर्दियों में देखते हैं तो सूरज बहुत कम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि सूरज निकलता ही नहीं है, बस वो बादलों की वजह से हमें दिखाई बहुत ही कम देता है। ठीक है, उसी चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या कह रहे हैं? पिछले 10 दिन हो गए सूरज को देखे। ये पिछले ऐसा लग रहा है मानो पिछले 10 दिनों से सूरज ही नहीं निकला हो। और आज तो इतनी ठंड थी कि रजाई में से निकलने का भी मन नहीं कर रहा था। आप लोगों के साथ भी ऐसी होता है? जब ठंड होती है तो बिल्कुल भी रजाई में से निकलने का मन नहीं करता। इसीलिए बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं? बाहर मैं देखूं तो मुझे बिल्कुल टाइम का पता नहीं लग रहा कि सुबह है या शाम, लेकिन जब घर में चहल पहल हो रही है उससे पता लग रहा है कि सुबह हो चुकी है। रह रह कर कानों में कभी चौपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख केड़ा के पत्ता आइल की ना। ठीक है, अब देखो इस भाषा तो बिहार की भाषा यहाँ यूज़ की गई है। ठीक है, कोई हाँक रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, पानी के गिरने की आवाज़ आ रही है, सब काम हो रहे हैं। कहीं कहीं से आवाज़ आ रही है, जब भाग के देख केरा के पत्ता आइन की नहीं, मतलब केले के पत्ते आए कि नहीं आए। आज ई लोग के उठे के नईखे का, बोल जल्दी तैयार होखस, अब तो उठने में ही भलाई है। तो वहाँ पे लोग क्या कहते हैं कि आज ये उठेगा नहीं क्या, जल्दी उठने के लिए बोलो। तो जो बैठ सो रहा होता है वो कहता है कि अब तो उठना ही पड़ेगा, नहीं तो डांट भी पड़ सकती है, पिटाई भी हो सकती है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। और तैयार होके एक कमरे में बैठ गए सब। और क्या देखते हैं कि चाचा और उनके दादा जो है उन्होंने मांड लगी हुई, मतलब एक सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन, धोती कुर्ता धोती पहनी हुई है। खिचड़ी में ऐसन थाड़ हम पहले कबऊ न देख, नी सारा दे कन कना देता, पापा ने कहा। शायद आज धोती में इन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। अब उसके पिताजी क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है खिचड़ी में इतनी ठंड कभी शायद पड़ी ही नहीं है। ऐसा क्यों लगा उनको? क्योंकि शायद आज उन्हें बहुत धोती के अंदर बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, इसीलिए। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। तो सामने मछेल पे दादी बैठी हुई हैं और उन्होंने आज अपने बालों को भी धोया है और बिल्कुल रुई जैसे सफ़ेद और हल्के फुल्के बाल हैं उनके। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। अब दादी के सामने खाना रखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, तिल, गुड़, मीठा और चावल रखे हुए हैं उसके अंदर। ठीक है,
हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सामने ऐसा कर लिया जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। तो दान के लिए कुछ ढेर लगे हुए थे, जिसमें तिल रखा था, गुड़ रखा था, चावल रखे थे। तो दादी ने सभी को बुलाया हाथ लगाने के लिए और फिर उसको दान देने के लिए दे दिया गया। आज तो अपी ददिया बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, तो क्या कहते हैं वो कि आज तो दादी बुरी फंसी। क्यों? क्योंकि आज उनको खाने को उनका मनपसंद खाना नहीं बनेगा मिलेगा, क्योंकि आज खिचड़ी का फेस्टिवल है, इसलिए उनको आज खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। खिचड़ी का फेस्टिवल ज़्यादातर मकर संक्रांति के दिन ही मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इस दिन से माना जाता है कि जो सर्दी है वो थोड़ी कम हो जाती है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। उसके बाद गया से आया हुआ कुछ गुड़ चीनी के तिलकुट को सभी ने खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। तो क्या कहती है लेखिका कि इस बार की जो खिचड़ी है, मतलब जो खिचड़ी फेस्टिवल है, वो इस बार का बहुत ही डिफरेंट है। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। अब लेखिका अपने बचपन के बारे में बताती है कि उनके समय जब खिचड़ी का त्योहार मनाया जाता था तो स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी, हम सब सारे बच्चे मस्ती करते थे, नाव में बैठकर गंगा घूमा करते थे, सैर करते थे और गंगा के किनारे बालू जो मिट्टी रेत होती है उस पर दौड़ा करते थे, वहाँ खड़े होकर पतंग उड़ाया करते थे। ठीक है, बहुत मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी विमला, दीघा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। ठीक है, और एक तरफ जो लेखिका है मस्ती किया करती थी, दूसरी तरफ उनके गुरुजी और बाकी लोग मिलके बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में खिचड़ी बनाया करते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते और वो भी खिचड़ी बनाने में मदद करते हुए कभी प्याज कभी मटर छीलने लग जाते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। अब देखिए क्या कहती है कि उस समय की खिचड़ी जो बचपन में खाया करती थी, उस समय की खिचड़ी उन्हें अब खाने को नहीं मिलती। उन्हें वो त्योहार बहुत ही पसंद था, बहुत खुशियों वाला वो त्योहार था। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। जनवरी में आपने देखा होगा कि पूरे भारत में फसलों से जुड़ा हुआ त्योहार मनाया जाता है। कोई मकर संक्रांति कहता है, कोई पोंगल कहता है, कोई ओणम कहता है, कोई खिचड़ी पर्व कहता है। ठीक है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग उस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। और कुछ लोग इस चीज़ की खुशी मनाते थे कि अब थोड़ी ठंड कम होगी, जो हमारी फसलें हैं वो थोड़ा बढ़ने लगेंगी, अच्छे से तैयार होंगी सूरज की गर्मी से। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। ऐसा आप देखते हैं साउथ में अलग तरीके से मनाया जाता है, गुजरात में अलग, तमिलनाडु में अलग, केरल में अलग, गुजरात में अलग, उत्तर प्रदेश में अलग, बिहार में अलग, पंजाब में अलग। तो सभी जगह इस पर्वों को अलग अलग अपने अपने तरीक़ों से सभी लोग मनाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। सभी प्रांतों और इलाकों सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है।
इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इंतजार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग-अलग समय मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब त्योहार है, ये सब फसलों से जुड़े हुए त्योहार हैं, जो कि नई फसल के खड़े होने पे उगने पे मनाए जाते हैं। तो यहाँ पे स्टेट्स के नाम बताए हैं और उससे रिलेटेड जहाँ पे जिस नाम से उस त्योहार को जाना जाता है उसके बारे में भी बताया गया है अच्छे से। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। तो झारखंड में इस त्योहार को क्या नाम से जाना जाता है? सरहुल। और ये 4 दिनों तक मनाया जाता है, बड़े खुशी से, जोर-शोर से इसको मनाया जाता है। अलग-अलग जनजातियाँ इसे अलग-अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी-मार्च में तो ओरांव लोग इसे मार्च-अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। ठीक है, तो सभी तरह के लोग इसको अलग-अलग टाइम पे मनाते हैं। संथाल के लोग फरवरी-मार्च में, ओरांव के लोग इसे मार्च-अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी इसे प्रकृति की पूजा के रूप में मनाते हैं। ठीक है, सरहुल के दिन विशेष रूप से साल का जो पेड़ होता है उसकी पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। और इसी दौरान जो साल का जो पेड़ है उस पे फूल आना भी शुरू हो जाते हैं और मौसम भी जो है बहुत ही सुहावना हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, तो ये सभी लोग मिलजुल के बड़ी खुशी से ढोल नगाड़ों के साथ इस पर्व को मनाते हैं। लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। देखिए, आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो लोग अपने हाथों को कमर के पीछे लगा के इसमें डांस करते हैं। ठीक है, घर घर में चंदा मांगने की भी प्रथा है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। और लोग घर घर जाके चंदा भी मांगते हैं और चंदे में क्या मांगते हैं? मुर्गा मांगते हैं, चावल और मिश्री मांगते हैं। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। अब उसके बाद खाना पीना होता है, फिर तीसरे दिन पूजा होती है और उसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल लगा के पहन के घूमते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, और इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत भी मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वाद धान अगली फसल में बोया जाता है। और फसल की भी पूजा होती है, धान की पूजा होती है और जिस धान की पूजा की जाती है उसे अगली फसल के लिए बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। और तमिलनाडु में इस त्योहार को क्या कहते हैं? पोंगल। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। और उस दिन क्या होता है? जो फसलें हैं खरीफ की, चावल हो गया, अरहर होगा, ये सब कट के लोगों के घर पहुंच जाती है, मतलब लोग अपने घर ले आते हैं। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। इसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसीलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर
गिरने लगता है तो पोंगल पोंगल पोंगला पोंगल के स्वर सुनाई देते हैं। ठीक है, कितना अच्छा त्योहार मनाया जाता है, सबके अपने अपने रीति रिवाज है इसको मनाने के। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, एक मटके के अंदर ये सब गुड़ चावल दूध डाल दिया जाता है, उसको ढक के उसकी चारों तरफ हल्दी साबुत हल्दी बांध दी जाती है, उसको फिर धूप में रख दिया जाता है और गर्म होने पे जैसे ही उसमें उबाल आता है तो सब खुशी मनाते हैं और क्या कहते हैं, पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल। ठीक है, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। अब गुजरात चलते हैं, गुजरात में किस तरह मनाया जाता है ये। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। अब गुजरात में मकर संक्रांति के दिन पतंगे उड़ाई जाती हैं। ठीक है, इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाओ तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। ठीक है, इससे और क्या होता है, आकाश में पूरा आकाश पतंगों से भरा होता है। प्रत्येक गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म जाति या आयु का हो पतंग उड़ाता है। अब प्रत्येक गुजराती पूरे गुजरात में सभी पतंग उड़ाते हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी एज का हो, सभी पतंग उड़ाते हैं। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है और इतनी सारी पतंगे होती हैं कि सूरज भी ढक जाता है। अब चलते हैं कुमाऊं, यानी कि उत्तराखंड की तरफ किस तरह मनाया जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। ठीक है, तो उत्तराखंड में इसको क्या कहा जाता है, घुघुतिया। और आटे और गुड़ को एक साथ मानकर अलग अलग शेप के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कि डमरू तलवार। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की डंडेरी पिरोई जाती है। ठीक है, उसके बाद पकवानों को बनाने का उसमें एक माला पिरो देते हैं। वो माला में और क्या क्या लगाते हैं, संतरा लगाते हैं, गन्ने लगाते हैं। ठीक है, यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं, उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला को पकवान के से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, काओ आओ घुघुट आओ ले काओ बड़ो, माँ का दे जा सोने का घड़ो, खालू पूरी मैं को दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज का कामना हो वह मांगते हैं और वो जो जो उनकी इच्छाएं होती हैं शायद वो भी मांगते हैं। है ना, कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। तो अभी हमने देखा बिहार से होते हुए झारखंड, होते हुए केरल, तमिलनाडु, गुजरात, इन सब जगहों से उत्तराखंड होते हुए हमने देखा कि मकर संक्रांति को कितने अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कई लोगों का सैलाब नदी में स्नान करता है। ठीक है, ले उमड़ पड़ता है, लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। और कुछ जगहों पे मान्यता है कि इस दिन स्नान किया जाता है नदियों में, तो इस दिन कुछ लोग स्नान करने के लिए भी जाते हैं। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। ठीक है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि कुछ सोच भी नहीं सकते। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। ठीक है, और इस त्योहार में तिल का खास महत्व होता है, इसलिए तिल से बने हुए अलग अलग प्रकार की रस्में करी जाती हैं। इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। क्या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है
कि त्योहार तो एक ही है, लेकिन आपके यहाँ कोई बंगाली रहते हैं, कोई पहाड़ी लोग रहते हैं, कोई बिहार के लोग रहते हैं, कोई यूपी के लोग, कोई साउथ के लोग रहते हैं। तो आप देखेंगे कि मकर संक्रांति को वो लोग अपने अपने तरीके से इन त्योहारों को मनाते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आप सभी को ये लेसन? बहुत अच्छा लेसन था, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको कि जो मकर संक्रांति है वो किस किस तरह से कितनी कितनी जगहों में मनाई जाती है, कितने कितने तरीक़ों से मनाई जाती है, कितने तरीके हैं अलग-अलग इसको मनाने के। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं हम एक बार। खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबऊ न देखी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो क्या आप सोच सकते हैं कभी? जैसे खिचड़ी का मतलब यहाँ पे क्या है? खिचड़ी का मतलब खाने में खिचड़ी नहीं, एक त्योहार को खिचड़ी कहा गया है जिसमें खिचड़ी बनाई जाती है। दूसरे पे चलते हैं, क्या कभी ऐसा हो सकता है जैसे कहाँ इसमें लेसन में हमने पढ़ा कि ऐसा लग रहा है मानो 10 दिन से सूरज ही ना निकला हो, तो कभी ऐसा हो सकता है कि कभी सूरज ही ना निकले? मान लो अगर कभी ऐसा हो गया कि सूरज नहीं निकला, तो क्या होगा? ऐसा कैसे होगा? ऐसा होगा, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा आपको इसमें लिखना है और बताना है। बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? अब जो कहती है लेखिका कि बाहर देखने से अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि जब गर्मी होती है तो हम सूरज से पता लगा लेते हैं कि सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, शाम हो रही है, सूरज की गर्मी से। लेकिन सर्दियों में कभी-कभी ऐसा पता नहीं लग पाता, क्योंकि जो मौसम है ना तो गर्म होता है, ठंडा होता है, वो एक समान सा ही रहता है पूरे दिन। इसीलिए जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह लगाते हैं? अब आप सोचिए थोड़ा, जिस समय घड़ी नहीं हुआ करती थी तो लोग समय का अनुमान किस तरह लगाते थे? वो सूरज की दिशा को देख के समय का अनुमान लगाते थे कि अगर सूरज इस डायरेक्शन में है तो इतना समय होगा, दोपहर होगी, इस डायरेक्शन में तो शाम होगी, इस डायरेक्शन में तो सवेरा होगा। ठीक है, तुम्हारी जुबान। अब देखिए कुछ भाषाओं के शब्द हैं, आइए पढ़ते हैं। आज ई लोग के उठे ना नईखे का, जब भाग के देख केरा के पत्ता आइन की ना। इन वाक्य को अपनी भाषा में लिखो। इन वाक्यों को अपनी भाषा में लिखिए आप, मतलब निकालिएगा। आज ये लोग के उठे के नईखे का, क्या ये लोग आज नहीं उठेंगे? इसका मतलब ये है। और दूसरा, जा भाग कर देख केला का पत्ता, केले के पत्ते आए कि नहीं। ठीक है, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्योहार हमारे देश की विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठी करो। जानकारी, चित्र, ये सब। ठीक है, आप देखिए, आपको पता ही है हमारा जो भारत है बहुत ही विविध देश है। इसमें एक छोटी सी ही जगह में कितनी तरह के लोग रहते हैं, कितनी भाषाएं बोली जाती है, कितने तरह के कपड़े पहने जाते हैं, कितने तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, कितने तरह के भोजन खाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक बताना है कि भाषाएं, कितने तरह की भाषाएं हैं, कौन कौन से कपड़े पहने जाते हैं, नया वर्ष किस तरह से मनाया जाता है, क्या क्या भोजन खाते हैं, लोक कला, अलग अलग फेमस डांस कौन कौन से हैं, सॉन्ग्स कौन से हैं, डांस कौन से हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आपको अपनी जानकारी इकट्ठी करनी है और आप सबको पता भी होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? अब आपको क्या बताना है कि आपका सबसे फेवरेट फेस्टिवल क्या है और आपका सबसे फेवरेट फेस्टिवल क्यों है, और उस पूरा दिन आप क्या क्या करते हैं वो बताना है। अन्न के बारे में, फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। ठीक है, अभी हमने लेसन में पढ़ा कि जो तिल है एक खाने की चीज़ होती है, अन्न होता है, उसका बहुत ही महत्व बताया गया। तो आपको जानकारी इकट्ठी करनी है, पता करना है कि तिल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, तो तिल किस किस रूपों में इस्तेमाल किया जाता है ये सब आपको बताना है। क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछें। ठीक,
ठीक है, ये भी थोड़ा एक्टिविटी वाला काम है। आपको पता करना है कि तिल से क्या क्या बनता है, तिल का तेल निकलता है, तो और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका तेल निकलता है, ये भी आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। आगे बढ़ते हैं, किसान और चीज़ें का सफ़र। किसान और खेती बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक उनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीज़ें खाते हैं वे कहाँ से आती हैं, तो किसानों की हमारी ज़िंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी, आइसक्रीम, इन 3 चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठा करो और मेरी कहानी के रूप में इसे लिखो। देखिए, आपको आलू की कचौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम को ध्यान में रखते हुए ये कुछ सवाल है, इनके जवाब ढूँढने हैं आपको। किन चीज़ों से बनती है ये? इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है? हम तक पहुँचने पर उनका सफ़र क्या रहा? किन-किन हाथों से होकर हम तक पहुँचती है? इसे इस पूरे सफ़र में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है? इन लोगों में से किनको कितना मुनाफ़ा होता है? अगले वर्ष कक्षा 6 में सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन के बारे में पढ़ोगे, तो ऊपर लिखे सभी शामिल लोगों की दिनचर्या पता करने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता करना चाहिए, आपको एक थोड़ा आइडिया होना चाहिए। थोड़ा सोचिए इस बारे में कि मान लीजिए आज आपने आलू की पकौड़ी खाई, सोचिए इसका सफ़र क्या रहा होगा, कहाँ बनी, कैसे आई, कहाँ-कहाँ से होते हुए आई, किस-किस की मेहनत लगी इसमें, ठीक है? सब कुछ सोचिए उसके बारे में। गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। जो गया शहर है, वो तिलकुट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी-बड़ी ऐसी कई जगहें हैं, जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर है। आपके परिवार के लोगों से पता करके इनके बारे में बताओ, ठीक है? जैसे अभी आपने बताया कि गया में तिलकुट प्रसिद्ध है, आगरे का पेठा प्रसिद्ध है, ठीक है? इस तरह आप अपने परिवार से बात करिए, उनसे जानने की कोशिश करिए कि कहाँ पर कौन-सी चीज़ ज़्यादा फ़ेमस है, प्रसिद्ध है। पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना। इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है। इसमें बीच-बीच में कुछ क्रियाएँ छूट गई हैं। उचित क्रिया का प्रयोग करते हुए से पूरा करो। ठीक है, अब आपको क्या करना है? नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं, छौंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना, भूनना। तो ये कुछ प्रक्रिया है खिचड़ी बनाने की। तो आपको अरेंज करना है कि पहले कौन सा काम होता है, उसके बाद कौन सा काम होता है, ठीक है? इनको अरेंज करना है। अब देखिए, अगर आपको बंगाली खिचड़ी बनानी है, तो उसके लिए एक रेसिपी दे रखी है। अदरक 20 ग्राम, लहसुन 3 फाके, इलायची के दाने 3 छोटे, दालचीनी दालचीनी का साइज़ दे रखा है या एक बड़ा टुकड़ा, पानी, मूंग दाल, सरसों का तेल, तेज पत्ता, ज़ीरा, प्याज, ठीक है? पूरा बता रखा है कि और नीचे इलायची और नीचे पूरी रेसिपी दे रखी है किस-किस तरह से आपको इसे बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पे रेसिपी दे रखी है एक बंगाली खिचड़ी बनाने की, तो आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट होता है। इसमें जो-जो आपको मैंने काम बताया है, आप सबने ध्यान से सुना होगा उसको, ठीक है? वो सारा काम आपको एक हिंदी की किसी भी एक नोटबुक में जिसमें आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको कंप्लीट करना है काम, ठीक है? और उसके आंसर आपको मुझे भेजने हैं ग्रुप के अंदर ही। सभी को भेजना है ये काम, ठीक है? ग्रुप में ही भेजना है आपको। और आपको ये स्टोरी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और घर पर ही रहिए। थैंक यू।